नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के सेशन में हम लोगों ने कुछ शुरुआत में जो संवैधानिक संशोधन हुए थे उनकी चर्चा की थी। आज के सेशन में हम लोग बाकी के संविधान संशोधनों की चर्चा करेंगे। और याद रखना, संविधान संशोधन के अंदर जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आप देखेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हर एक एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आता है, किसी ना किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ रहता है। तो उसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन क्या था लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं। देखिए, 44वें संविधान संशोधन को अगर हम देखें तो बेसिकली जो 42वें संविधान संशोधन के अंदर प्रावधान किए गए थे उसमें से ज़्यादा को निगेट किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था, तो बाद में इसे 44वां संविधान संशोधन ला करके 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। ऐसे ही 39वां संविधान संशोधन था जहां पर सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर हस्तक्षेप करने से मना किया गया था, उसको निगेट किया गया और निगेट करके इस पावर को दोबारा से बहाल किया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन रहा। इसके साथ साथ अगर हम 44वें संविधान संशोधन को देखें तो राष्ट्रपति को मिलती है क्या, सस्पेंसिव वीटो। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन के अंदर प्रावधान बनाया गया कि जब भी राष्ट्रपति महोदय काम करेंगे तो वो काम कैसे करते हैं, वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बाइंडिंग कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया कि यदि कोई सलाह प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है तो उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, मना नहीं कर सकते। अब 44वां संविधान संशोधन इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव करता है और बदलाव करते हुए कहता है कि देखो, ऐसा है कि अगर कोई सलाह राष्ट्रपति तक पहुंचती है तो राष्ट्रपति इसको मना कर सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए। यानी कि एक बार मना करके वो उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि संसद या फिर केंद्र की सरकार इस पर पुनर्विचार करे, जैसा भी मामला हो। अब पुनर्विचार किया गया। पुनर्विचार का कहीं ये मतलब नहीं कि उसके अंदर बदलाव कर दिया गया। हो सकता है एज इट इज उसी प्रावधान को दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए। तो जब दोबारा से प्रस्ताव या प्रावधान राष्ट्रपति के पास पहुंचता तो राष्ट्रपति के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसी को आप कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, यानी कि क्या, निलंबनकारी वीटो। जैसे कि जब राष्ट्रपति की वीटो पावर आप पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति की वीटो पावर की जो चर्चा है संविधान के आर्टिकल 111 के अंदर आती है। तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा सस्पेंसिव वीटो, तो वो आप यहाँ से देखते हैं। यानी कि जब भारत का संविधान बना तब उस समय पर ये सस्पेंसिव वीटो नहीं हुआ करती। एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आर्टिकल 257A, जहाँ पर यह था कि अगर राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो केंद्र सरकार अपने फोर्सेज यानी कि सेंट्रल फोर्सेज को वहाँ पर भेज सकती है। अब इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। कल क्लास में मैंने बताया भी था कि इसको बाद में हटा दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, वैसे सब लोग इसको जानते हैं, वो से आप कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि क्या, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार शुरुआत में अगर भारत के संविधान को देखें तो वहां पर क्या होता था, हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था। आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में इसकी चर्चा हुआ करती थी और ये एक मौलिक अधिकार के तौर पर इस्तेमाल होता था। लेकिन शुरुआत में आप देखेंगे जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित कई विवाद आते हैं, जहां पर एक तरफ संसद, दूसरी तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट या फिर कहे आपकी न्यायपालिका, इन दोनों के अंदर काफ़ी लंबे समय तक टकराव देखने को मिलता है। और बाद में सॉल्यूशन देश की संसद के द्वारा ये निकाला जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को हम मौलिक अधिकार रहने ही नहीं देंगे और उसको मौलिक अधिकार कैटेगरी से हटा करके आर्टिकल 300A के अंदर प्लेस कर दिया गया भाग 12 में, और राइट टू प्रॉपर्टी बन गया क्या, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो रहा ही रहा, साथ में लीगल राइट, बट फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से इसको हटा दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बदलाव होता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोकसभा के अंदर ST वर्ग के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन किया गया उन राज्यों में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। इसी प्रकार से ST वर्ग के लिए विधानसभा के अंदर नागालैंड और हमारा मेघालय की विधानसभा के अंदर ST वर्ग के लिए रिजर्वेशन की प्रावधान किया गया 44वें संशोधन के द्वारा ही। इसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन 1985। ये मैं लक्ष्य की पहली सीरीज में पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में नहीं करेंगे।
पहले ही इस पर चर्चा हो सकती है। इसको आप कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल के खिलाफ कानून, दल बदल को रोकने वाला कानून। जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद आपको पता है कि फिर पॉपुलर गवर्नमेंट शुरू हो जाती है दोबारा से, मतलब जनता के द्वारा चुनी सरकारें अपना काम करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट, जिनको जहाँ मौका मिलेगा वहीं कूद पड़ेंगे, सिद्धांतों की बात करेंगे लेकिन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते। और राजनीतिक पार्टियों के अंदर ये बहुत देखने को मिलता है। चुनाव के पहले आप देख लीजिए, इधर का सिद्धांत उधर चले जाते हैं, उधर के सिद्धांत इधर आ जाते हैं, तो सब सिद्धांत उनके हिल जाते हैं, वो कुर्सी उनको चाहिए। ठीक है, सभी की बात नहीं करें लेकिन बहुत बड़ा सेक्शन ये होता है। और ये डेटा आप उठा कर देखें तो पता लग जाएगा। शुरुआत में आप बात करें तो एक समय ऐसा आया था, लगभग आधे लेजिस्लेटर हमारे राज्यों के अंदर ऐसे थे जो पार्टी बदल रहे थे चुनाव होने के बाद। चुनाव से पहले बदल रहे तो बात अलग है, लेकिन चुनाव में जिस मुद्दे के साथ आप जनता के बीच में गए, बाद में उन मुद्दों को साइड में रखा, अपनी कुर्सी बचाते हुए अपने पर्सनल गेन के लिए पार्टी बदल ली। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं देश के जो इलेक्टोरेट है, देश के अंदर जो जनता है, जो मतदाता है, उसके साथ ये धोखा है और इसको रोका जाना चाहिए। इससे दूसरा नुकसान क्या होता है, अनस्टेबिलिटी। जहां पर सरकारें राज्यों की बात करें, केंद्र की बात करें, अगर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स का ही कोई ईमान नहीं होगा तो सरकारें हिलती रहेंगी। पता चला इधर वाले उधर भाग गए, उधर वाले इधर आ गए, तो एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है। और प्रशासन के अंदर, शासन के अंदर अस्थिरता कहीं भी देश के लिए हित में नहीं है, तो इसको स्थिर बनाना चाहिए। इसके लिए प्रयास भी किया गया था। इंदिरा गांधी जी के समय पर भी एक एंटी डिफेक्शन बिल लेकर के आए थे, वो पास नहीं हुआ था। फाइनली इसको लेकर के एक बिल राजीव गांधी के समय पर पास हुआ, जिसको आप कहते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसको आप कहते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया। इसके बाद का जो भी चर्चा है पूरी में एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो आपने देख लिया होगा। इसके बाद चलते हैं 61वां संविधान संशोधन 1988। होता क्या है, देश के अंदर जो आप वोटिंग की उम्र आज देखते हैं 18 वर्ष, ये शुरुआत में ऐसी नहीं थी। शुरुआत में ये 21 वर्ष थी, लेकिन एक समय आया, हमने रियलाइज किया कि 18 वर्ष का जो व्यक्ति है, 18 वर्ष का जो नवयुवक है, उसकी देश के प्रति, देश के अंदर शासन के प्रति अपनी भावना है, अपने इमोशंस हैं, और उन इमोशंस को उसको वेंट आउट करने का मौका मिलना चाहिए। और अगर आपको सिस्टम के खिलाफ या सिस्टम के अंदर कोई गुस्सा जनता को वेंट आउट करना है, तो उसका सबसे बड़ा तरीका होता है मतदान। सबसे पावरफुल वेपन है, इससे पावरफुल वेपन कहीं नहीं हो सकता। तो इसकी उम्र को कम करते हुए 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। बाद में इसके प्रभाव हमारे चुनाव आयोग पर भी देखने को मिले। जैसे कि हमारा चुनाव आयोग शुरुआत में एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। और कारण ये दिया गया कि भाई देखो ऐसा है, चुनाव आयोग के ऊपर जो है बर्डन बढ़ गया है, तो इसको आप मल्टी मेंबर बना दीजिए। हालांकि फिर से ये रहा कि फिर से इसको सिंगल मेंबर बनाया गया, और फाइनली जो आज का स्वरूप है उस पर फिर से वापस लेकर के फिर से मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम आगे चलते तो 65वां संविधान संशोधन 1990, आर्टिकल 338। शुरुआत में अगर हम बात करें तो शुरुआत में बात करता है कि SC और ST वर्ग, देश के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके हितों की रक्षा के लिए इनको जो लीगल सेफगार्ड्स या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिले हुए हैं, वो वास्तव में उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर का इंतजाम करता था। लेकिन समय आया, समय के साथ साथ चीज़ें बदली। शुरुआत में इसको कमिश्नर के नाम से हम जानते थे। 1978 के अंदर एक आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग की अगर हम बात करें तो इस आयोग में शुरुआत में मल्टी मेंबर ये रहा था 1978 में, बाद में इसका नाम बदल करके 1987 में नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST रख दिया गया। अब इससे काम नहीं चला, क्योंकि शुरुआत में जब आप इसको देखते हैं सिर्फ एक रेजोल्यूशन के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो इसको संवैधानिक दर्जा जो मिलता है, संवैधानिक दर्जा मिलता है 65वें संविधान संशोधन 1990 से। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस आपको पता होने चाहिए, जरूर आने चाहिए, क्योंकि देश के अंदर इसके अच्छे प्रावधान है। स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस वाला तो ये तो जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 338 के तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इसको जो है वो संवैधानिक दर्जा मिल जाता है 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसके बाद इसके अंदर एक और बदलाव होता है, लेकिन उससे पहले जो बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि स्टडी IQ के द्वारा UPSC IAS के लिए प्री कम मेंस बैच लॉन्च किया गया है। 20 जून 2022 से ये बैच लॉन्च होगा। इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा 6 बजे। फीस मात्र 18,500, जिसमें आप ये कोड सूरज लाइव इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव बैच UPSC का रहेगा,
तो अभी जाइए, अभी जाकर के आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चल रहे हम लोग बात कर रहे थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की, तो इसको संवैधानिक दर्जा मिलता है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि अभी ये मिक्स काम कर रहा है, शेड्यूल कास्ट के मामलों को भी देख रहा है, शेड्यूल ट्राइब वाले मामलों को भी देख रहा है। तो बाद में इसको बाइफरकेट किया गया, यानी कि दोनों के लिए अलग से डेडिकेटेड बॉडीज बनाई गई। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये आर्टिकल 338 के अंदर और ये आर्टिकल 338A के अंतर्गत। और वहीं पर आप जब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस देखते हैं, ठीक है, इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, इसको आर्टिकल 338B के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं। इसके बाद आता है हमारा 69वां संविधान संशोधन 1991। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आई थिंक कईयों बार आप पेपर उठाकर देखिएगा, कईयों बार विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है। जिसके अंदर प्रावधान क्या था, पहले आज के टाइम पर जो आप दिल्ली देखते हैं उसको आप जानते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली के नाम से। पहले इसी को आप यूटी ऑफ दिल्ली के नाम से जानते थे। साथ में दिल्ली के पास अपनी कोई विधानसभा भी नहीं थी, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का प्रावधान भी नहीं था। यूटी तो है लेकिन इनके पास कोई विधानमंडल का प्रावधान नहीं था। तो देश के संविधान के अंदर 1991 के अंदर 69वां संविधान संशोधन किया गया और वहां पर दिल्ली को बनाया गया एनसीटी ऑफ दिल्ली। साथ में इसे अपना विधानमंडल बनाने का अधिकार दिया गया कि यहाँ के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन यानी लोकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो विधानसभा का गठन किया गया और जब विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया तो वहाँ पर सदस्यों की संख्या को सीमित रखा गया 70 सदस्य। और 70 सदस्यों के साथ साथ क्या किया गया, यहाँ पर ये कहा गया कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं तो 7 से ज़्यादा मंत्री जो है इनके मंत्री परिषद में नहीं रहेंगे। 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन तो किसी को भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम होगा नहीं जहां पर ये पूछा ना गया हो। लेकिन एक बार देख लेते हैं, फिर भी मैंने इंक्लूड किया है इसको, कुछ लोग बच्चे भूल जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 ये चर्चा करता है देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्थाओं की, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की ये चर्चा करता है। जब आप पंचायती राज संस्थाओं की बात करते हैं तो देश के अंदर शुरुआत से ये मांग थी कि हमको पंचायती राज तो चाहिए, लेकिन शुरुआत में आप देखें तो भारत के संविधान के आर्टिकल 40 में कहा गया कि आपको पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना है, यानी विलेज पंचायत का गठन करना है। शब्द क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब कि उनको बनाना है, साथ में उनको मजबूत बनाना है, इसका अर्थ निकलता है। इन्फर यहाँ से हो जाता है। अब देश के अंदर बहुत लंबी व्यवस्थाएं चली, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति हो, अशोक मेहता समिति हो, LM सिंघवी समिति हो। लगातार प्रयास किया गया और लगातार प्रयास के बाद फाइनली इनका संवैधानिकरण किया गया। जब पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो रिकमेंडेशन संवैधानिकरण के लिए दिया था वो अशोक मेहता समिति ने दिया था। उन्होंने कहा था कि आप पंचायती राज का संवैधानिकरण कर दीजिए। उस समय समस्या क्या थी, कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10-10 वर्ष से पंचायत के चुनाव हुए ही नहीं थे। ये 1977 की बात है, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी तो उन्होंने समिति का गठन किया और समिति ने रेकमेंड किया कि साहब इनका संवैधानिकरण कर दीजिए। अब संवैधानिकरण से फ़ायदा क्या होगा, संवैधानिकरण से पहला फ़ायदा सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि मुख्यमंत्री या वहाँ की सरकारें पंचायतों के चुनाव को किसी प्रकार से टाल नहीं सकती, क्योंकि उनके ऊपर संविधान को पालन करने का एक दबाव रहेगा, और नहीं करेंगे तो उस केस में केंद्र में बैठी हुई सरकार इसको पालन करवाएगी, और नहीं तो बाद में जुडिशरी इसमें आकर के इंटरवीन कर सकती है। तो संवैधानिकरण उन्होंने तो रेकमेंड कर दिया, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार लंबे समय तक चल नहीं पाई। बाद में इसको फाइनली PV नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर किया गया। हालांकि राजीव गांधी के समय पर भी इसको लेकर प्रयास हुए, VP सिंह के सरकार के समय पर भी प्रयास हुए। जैसे VP सिंह ने बाकी जितने भी राज्य थे सबके राज्यों को मुख्यमंत्री को बुलाया और बुला कर पूछा कि आप पंचायती राज चाहते हो, तो सबने कहा जी हम चाहते हैं। तो जो कॉन्ट्रोवर्शियल इशू थे उनको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाते उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। बाद में PV नरसिम्हा राव के समय पर इस पर फाइनली काम किया गया और फाइनली काम करते हुए देश के संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और इसके द्वारा पंचायतों का संवैधानिकरण किया गया। याद रखना, पंचायतों का संवैधानिकरण। अब यहाँ पर भाग 9 जोड़ा गया, इसको आप कहते हैं पंचायती राज के नाम से, और यहाँ पर 11वीं अनुसूची यानी कि 11th शेड्यूल जो है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ा गया है। और इसके अंदर जो विषय लिखे हैं, क्या सब्जेक्ट है इसके अंदर सब्जेक्ट लिखे हैं कि कौन कौन से विषय ऐसे हैं जिन पर पंचायत काम कर सकती है।
और उनकी संख्या को 29 यानी कि 29 फिक्स किया गया। 29 ऐसे विषय होंगे जिन पर पंचायत को काम करने के लिए इजाज़त दी जा सकती है, उनको शक्ति दी जा सकती है। अब ये 29 विषय लिखे जरूर है, इसका मतलब कहीं पर ये नहीं है कि सभी के सभी विषय हर राज्य में पंचायती राज को दिए जा चुके हैं। वहाँ की केंद्र की वहाँ की राज्यों की सरकारों के पास है, विधानमंडल के पास है, अभी जो है डेवोल्यूशन का काम चल रहा है। 29 के 29 विषय नहीं, सब हर जगह नहीं दिए गए हैं, समझ में आती है। अब जो पंचायती राज का मॉडल है, आप इसको देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 लेयर का मॉडल होता है, जिसके अंदर सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद गांव का जो समूह होता है उसके लिए विलेज, साथ में मंडल पंचायत, और फिर जिला पंचायत। इस प्रकार से देश के अंदर 3 टियर सिस्टम है। अगर आप उसे कहीं कहें कि इसका आर्किटेक्ट कौन है तो आप बता देना बलवंत राय मेहता, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही ये 3 टियर सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया था, और बाद में जब संवैधानिकरण किया गया तो 3 टियर सिस्टम को ही हमने फॉलो किया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर SC और ST के लिए रिजर्वेशन है सीटों का, और कितना है, जितना उनकी पॉपुलेशन है उनके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन दिया गया है। क्या ये पॉसिबल है किसी राज्य के अंदर ST वर्ग को रिजर्वेशन ना हो, SC वर्ग को रिजर्वेशन ना हो? बिल्कुल पॉसिबल है। जहाँ पर जनसंख्या ही नहीं होगी तो वहाँ पर इसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है ना, जनसंख्या के प्रोपोर्शन के आधार पर है। लेकिन महिलाओं के लिए जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो लोकल बॉडीज में 1/3 का सीधा सीधा आरक्षण है, इसके अंदर कोई नाप तोल नहीं होगी, हर राज्य को इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि देश के अंदर फादर ऑफ लोकल बॉडीज किसे कहा जाता है, यानी कि स्थानीय निकाय का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए तो आप इसको भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी नहीं लगाएंगे, इसके लिए आप नाम रखेंगे क्या, वायसरॉय लॉर्ड रिपन। इन्हीं को ऑटोनॉमी का साथ में स्थानीय निकाय का जनक कहा जाता है। 1880 से लेकर के 1884 तक इसका कार्यकाल था, और इसी में 1882 में इन्होंने देश के अंदर लोकल बॉडीज को ऑटोनॉमी दिलाने के अंदर सहायता की थी। तो इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल बॉडी या उनमें ऑटोनॉमी का जनक। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र पर ग्राम पंचायत की चर्चा होती है, उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया, जिसके द्वारा भाग 9A को भारत के संविधान में जोड़ते हुए म्यूनिसिपलिटी यानी कि नगर पालिकाओं के लिए एक अलग से चैप्टर जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। ये जो 12वीं अनुसूची है, इसके अंदर क्या रखा गया है, 12वीं अनुसूची के अंदर उन विषयों को रखा गया है जो कि नगर पालिकाओं को दिए जा सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य की बात करें, शुरुआती शिक्षा की बात करें, छोटे सड़कों की बात करें, पेयजल की बात करें। ये वो विषय हैं जो शहरों के अंदर नगर पालिकाओं को दिए जा सकते हैं। और नगर पालिकाओं की बात करें तो ये भी अलग प्रकार की होती है, जैसे नगर पंचायत होता है, नगर परिषद होता है, नगर निगम होता है, ये कई कैटेगरी के अंदर आ जाती है ना। तो ये वो विषय रहेंगे जहाँ पर नगर पालिकाएं काम कर सकती हैं। फिर वहाँ पर दोबारा बात यही अप्लाई होती है कि कितने विषय किस राज्य के अंदर नगर पालिकाओं को दिए जाने चाहिए, ये वहाँ का विधानमंडल तय करता है, राज्य का विधानमंडल तय करता है, संसद का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, पंचायत बनानी पड़ेंगी और सबकी जगह सब जगह पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। अब आता है 77वां संविधान संशोधन। इसकी कहानी क्या है, देखिए मैंने आपको कल की क्लास में एक चर्चा की, एक 2 से 3 क्लास पहले मैंने चर्चा की थी भारत के अंदर आरक्षण की, जहाँ पर इंदिरा साहनी केस या फिर आप कह सकते हैं मंडल केस पर चर्चा हुई थी। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कई सारे गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे, जिसके अंदर ये कहा था कि रिजर्वेशन के अंदर जो आप किसी खास वर्ग को, जैसे कि आप जो है SC ST वर्ग को रिजर्वेशन देते हो, तो वो आपको नहीं देना है। तो बाद में देश की पार्लियामेंट ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, और 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा ये प्रावधान बनाया कि अगर हम SC ST वर्ग की बात करें, उन्हें अपर लेवल पर लीडरशिप के अंदर कोई रोल नहीं मिलता है, प्रशासन में सही प्रकार से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये 77वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान लाया गया। अब इसके बाद चलते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। देश के अंदर ये क्रांतिकारी कदम रहा। इस क्रांतिकारी कदम के द्वारा एक हम जो हमारे फाउंडिंग फादर्स का सपना था, और वो सपना क्या था कि देश के अंदर हर बालक पढ़े। जैसे कि आज के टाइम पर ये आपको बहुत बड़ी बात लग सकती है, लेकिन यूरोप के अंदर कुछ एक ऐसे देश हैं जो 18वीं सदी के अंदर जिन्होंने ये अपना सपना पूरा कर लिया था कि जो हमारे बालक होंगे 13 वर्ष के, 14 वर्ष के, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन हम फ्री में देंगे, कंपलसरी देंगे। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने भी ये सपना रखा, लेकिन हम लोग इसको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते थे। कारण क्या था कि उस समय पर स्टेट के पास इतना फंड नहीं था, सुविधाएं नहीं थी। तो उन्होंने आर्टिकल 45 में लिख दिया कि जब समय आएगा तो आप ये काम कर लेना। लिखा क्या था, लिख ये दिया कि देश के अंदर जो भी बालक 6 से 14 वर्ष का होगा उसको प्रारंभिक शिक्षा जो है
वो मुफ्त में मिलेगी, अनिवार्य मिलेगी और स्कूल के अंदर रहते हुए मिलेगी। ये बात ने लिख दी। लेकिन फाइनली इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगा क्योंकि देश के पास फंड नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा देश के संविधान के अंदर आर्टिकल 21A को जोड़ा गया और क्या कहा गया, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जो 6 से 14 वर्ष का बालक है उसको क्या दिया गया, मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। अब जो 45वां आर्टिकल था उसके अंदर बदलाव किया गया। वहां पर पहले क्या लिखा था, 6 से 14 वर्ष के बालक को आपको क्या देना है, प्राइमरी एजुकेशन देनी है, फ्री में देनी है। अब वो मिल गई, उसको अधिकार मिल गया। अब यहाँ पर कुछ नया लक्ष्य सेट किया गया है। नया लक्ष्य क्या है कि जो बालक 6 वर्ष से कम उम्र का है उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देनी है, यानी कि उसको बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य काम करे और इसके लिए सरकार नए नए प्रावधान लेकर के आती है। तो ये 86वां संविधान संशोधन। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर देखें तो एक और चीज हमारे आर्टिकल 51A के अंदर बदली गई। देख रहे हैं आप, यहाँ पर भाग 3 के अंदर बदलाव है, भाग 4 के अंदर बदलाव है और फिर यहाँ पर भाग 4A के अंदर भी बदलाव है, जिसको आप कहते हैं हमारा क्या, हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बदलाव करते हुए कहा गया कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि अगर उसके पास कोई बालक है, अपना बालक है या कोई उसके ऊपर आश्रित है, उसको मौका दे पढ़ने का, एजुकेशन प्राप्त करने का उसे मौका देना चाहिए। तो ये उसको कर्तव्य बताया गया आर्टिकल 51A के तहत। अब आते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो अब की बार का यूपीएससी का पेपर आप देखेंगे, पीटी का पेपर, तो वहां पर एक क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू में ये स्टेटमेंट रखी गई थी भाई साहब, ठीक है ना। ये 91वें संविधान संशोधन से ही जुटा हुआ क्वेश्चन आ गया था। होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर 91वें संविधान संशोधन के द्वारा देश के अंदर जो हमारे मंत्री बनते हैं, एक केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्यों के अंदर मंत्री, इनकी संख्या को लिमिट किया गया है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी पीटी 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यू के अंदर एक स्टेटमेंट ये थी। अब यहाँ पर जब केंद्र के अंदर मंत्रियों की बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी फिक्स है, कितने से ज्यादा नहीं हो सकती। लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनका 15% से ज्यादा ये नहीं हो सकती। उसी प्रकार से अगर राज्य की बात करें तो राज्य के अंदर भी 15% से, विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा ये नहीं हो सकती। ये प्रावधान जो है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। तो एक एक अमेंडमेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 93वां संविधान संशोधन 2005। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशन दिया गया। और कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिनमें कहीं भी लोगों, जिसको सरकार से कोई एड नहीं मिलती है, अनएडेड यानी कि सहायता प्राप्त नहीं है, उनके अंदर भी रिजर्वेशन का प्रावधान जो है 93वें संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है 97वां संविधान संशोधन 2011। अभी हमने पार्ट 9A देखा, 9B के अंदर म्यूनसिपलिटी को देखा, 9A के अंदर म्यूनसिपलिटी को देखा। अगर हम पार्ट 9B को देखें, भाग 9B को देखें, तो वहां पर चर्चा आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर देखें तो ये भी रिलेटिवली नया चैप्टर है, 2011 के अंदर जोड़ा गया है। कब, इसको आप 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा देख सकते हैं। भाग 3 के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर देश के नागरिकों को अधिकार दिया गया कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियां बना सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप भाग 4 के अंदर देखेंगे तो ये प्रयास किया गया है, राज्यों को कहा गया है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटियां बने, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके लिए लोगों को इनकरेज कीजिए, ऐसा माहौल आप बनाइए। इसके बाद आता है 99वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जुडिशरी के ऊपर, ये हम सब जानते हैं, सरकार जरूर चाहती है कहीं ना कहीं हमारी इनके ऊपर एक शिकंजा हो जाए, लेकिन होता नहीं है। उसका कारण क्या, जुडिशरी की अपनी शक्तियाँ हैं। अब जैसे अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब आपसी कॉलीग मिलकर के ये डिसीजन लेते हैं किसको अपॉइंट करवाना एज ए जज। यदि सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की बात करें तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वो सीजीआई से कंसल्ट करते हैं, सीजीआई उनके साथ में जो 4 सीनियर मोस्ट हैं उनसे कंसल्ट करके लिस्ट बनाते हैं और बाद में जाकर के ये राष्ट्रपति के पास प्रपोजल पहुंच जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की अपॉइंटमेंट की बात है। तो यहाँ पर सरकार की जो से है वो थोड़ा कम रहता है, उनकी बातें कम रहती है, थोड़ा सा सरकार की बातें ज़्यादा सुनी जाए, इसको लेकर के उन्होंने एक प्रावधान बनाया जिसको आप कहते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और ये बना तो दिया 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा, लेकिन 2014 के अंदर ही इसको जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। बोले इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी आएगी, जुडिशरी के अंदर अच्छा काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये कर दिया गया। उसके बाद
100वां संविधान संशोधन बहुत लंबा इशू था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था इंडिया बांग्लादेश का। जब से बांग्लादेश बना, वैसे तो शुरू में आप देखेंगे तो शुरुआत से ही थोड़ी समस्या थी, लेकिन फाइनली इसको आप देखते हैं तो अब इतना ध्यान रखिएगा कि 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा इसको सुलझा दिया गया था। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन, देश के अंदर टैक्स रिजीम को लेकर के बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। शुरुआत में जब टैक्स व्यवस्था हम देखते हैं तो अंग्रेजों से हम लोगों ने टैक्स व्यवस्था बोरो की थी, उसके अंदर कई समस्या थी, मल्टीपल टैक्सेस, ना टैक्स देने वाले को पता है, उसको पता लग रहा है कि 4 से 5 टैक्स वो अलग विभिन्न प्रकार के टैक्स वो दे रहा है। अब लगाने वाला भी अमाउंट उतना ही आना है, लेकिन अलग अलग प्रकार से उसको कलेक्ट कर रहा है। तो जो पूरा टैक्स का प्रोसीजर है ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कलेक्शन में खर्चा, देने वाले को खर्चा, हर जगह परेशानी, बिजनेस प्रमोट नहीं हो रहा है। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ज़्यादातर टैक्स को एक साथ इकट्ठा मर्ज किया गया, जिसको नाम दिया गया जीएसटी। इन शॉर्ट आप ऐसे जान सकते हैं इसको। अब जीएसटी का जो प्रावधान है ये 101वें संविधान संशोधन 2017 के द्वारा आ जाता है। अब जब जीएसटी का प्रावधान आता है तो यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिएगा, जीएसटी को लेकर के आर्टिकल 279 देश के संविधान के अंदर जोड़ा गया और यहाँ पर कहा गया कि जीएसटी के जो निर्णय होंगे वो सभी निर्णय देश के अंदर जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए जाएंगे, यानी कि जीएसटी परिषद के द्वारा लिए जाएंगे। अब जीएसटी परिषद के अंदर कौन रहेगा? जीएसटी परिषद के अंदर केंद्र भी रहेगा, क्योंकि ये फेडरल मैटर हो जाएगा भाई, और साथ में स्टेट भी देंगे। केंद्र और राज्य ये निर्णय मिल करके लेंगे। केंद्र की तरफ से कौन जाएगा? केंद्र की तरफ से हमारे वित्त मंत्री, जो कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष रहेंगे। उसके साथ साथ कोई भी एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू और फाइनेंस का जो चार्ज होगा वो जा करके साथ में बैठेगा। इसके साथ साथ राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं या फिर राज्य किसी और को भेजना चाहते हैं तो अपने मेंबर को यहाँ पर भेजेंगे और इस प्रकार से जीएसटी काउंसिल का गठन होगा। अब जीएसटी काउंसिल डिसीजन कैसे लेगी? जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेगी मेजोरिटी के द्वारा। कैसे लेगी? मेजोरिटी के द्वारा। लेकिन मेजोरिटी के द्वारा जब निर्णय लेंगे तो उसमें यह भी तो तय करना चाहिए कितने सदस्य पहुंचे ताकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू हो जाए। तो ये तय किया गया कि जीएसटी काउंसिल जब काम करने की बात आई तो कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कि वहां पर होने चाहिए, यानी कि कोरम जो है, गणपूर्ति जो है हाफ डिसाइड की गई, यानी कुल सदस्यों में से आधे वहां पर होने चाहिए, तभी जीएसटी काउंसिल अपना काम शुरू करेगी, अदरवाइज काम शुरू नहीं कर सकती है। अब जब निर्णय लेने की बात आई, कौन सा निर्णय लेंगे? जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम को अगर आप जीएसटी के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये डिसीजन कब पास होगा? जब टोटल में से 3/4 यानी कि टोटल जो वोट वैल्यू है उसमें से 3/4 ये कह दें कि हाँ भाई हम इसको तैयार हैं काम करने के लिए, यानी कि 3/4 के मेजोरिटी से ही निर्णय लिया जा सकता है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अब 3/4 कैसे? कुछ कहेंगे कि सर ये तो पूरा या तो स्टेट करवा लेगा या यूनियन करवा लेगा, तो वोटिंग यहाँ पर वेटेज कितना है? अगर वोटिंग वेटेज की बात करें तो यहाँ पर यूनियन का वोटिंग वेटेज जो वेटेज है वो 1/3 है, स्टेट का वोटिंग वेटेज जो है वो 2/3 है। आप देखेंगे कि किसी प्रकार से ना तो यूनियन ना स्टेट कोई भी अकेला ये काम नहीं कर सकता है। तो ये जीएसटी काउंसिल के गठन की बात यहाँ पर की गई आर्टिकल 279A के द्वारा। फिर चलते हैं नेक्स्ट 102वां संविधान संशोधन। जैसा कि मैंने भी आपसे कहा था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको संवैधानिक दर्जा देना। गठन तो पहले हो गया था, ठीक है, जब रामनंदन कमेटी आई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब मंडल केस आता तो मंडल केस में कहा गया था कि आप एक संस्था बनाइए इसको लेकर के। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तभी हो जाता है। साथ में जब क्रीमी लेयर की बात आती है, नॉन क्रीमी लेयर की बात आती है, तो वहाँ पर रामनंदन कमेटी का गठन भी किया गया था। लेकिन इस संस्था को आप संवैधानिक तौर पर देखते हो तो संवैधानिक तौर पर 102वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्णय संवैधानिक संस्था के तौर पर स्थापित कर दिया गया और इसको रखा गया आर्टिकल 338B के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 103वां संविधान संशोधन। ये भी इंपॉर्टेंट है। देश के अंदर जो हमारा जनरल कैटेगरी है उसके अंदर पहली बार निर्णय आया कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगी, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वे वर्ग जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर, आर्थिक और शैक्षिक तौर पर बिछड़े हुए हैं, उनको क्या किया जाएगा? उनको रिजर्वेशन देंगे। और कितना? 10% रिजर्वेशन, यानी कि जो 50% की जो कैप थी, कौन सी वाली, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस के अंदर फिक्स की थी, उसमें उससे अलग 10% रिजर्वेशन यहाँ पर इनको दिया गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद आता है 104वां संविधान संशोधन। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? जो SC ST वर्ग को जो आप रिजर्वेशन देखते हैं, ये क्या है, हर 10 साल के अंदर एक्सटेंड के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। तो एक्सटेंड करने के लिए 104वां संविधान संशोधन आता है। लेकिन यहीं पर जब एंग्लो इंडियन की बात करते हैं तो पहले प्रावधान हुआ करता था
कि देश के अंदर लोकसभा के अंदर 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, और देश के अंदर जितने भी राज्यों के हैं वहां पर विधानसभा में 1 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होकर के जाएगा। लोकसभा के का मामले में राष्ट्रपति महोदय नॉमिनेट करेंगे, विधानसभा के मामले में वहां के राज्यपाल नॉमिनेट करेंगे। ये प्रावधान था। अब हर 10 साल के बाद इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया जाता था, लेकिन इसके बाद 104वें संविधान संशोधन के बाद इसको खत्म कर दिया गया, यानी कि अब एंग्लो इंडियन को लेकर के कोई प्रावधान लोकसभा के अंदर या फिर राज्यों की विधानसभा के अंदर नहीं है। आज के टाइम पर तो ये नहीं है। इसके बाद चलते हैं 105वें संविधान संशोधन 2020 की तरफ। सबसे जो लेटेस्ट संशोधन रहा वो 105वां संविधान संशोधन रहा। इसके द्वारा प्रावधान बनाया गया और आर्टिकल 342A इंपॉर्टेंट है भाई, ये आर्टिकल 342A देश के संविधान के अंदर जोड़ा गया 105वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कहा गया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो समाज के सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को क्या कर सकते हैं, उसकी एक सेक्शन को सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास अधिकार दे दिया गया है यहाँ पर 105वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मैंने आपको बता दी, जरूर इसको देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने बता दिया कि अच्छे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, वैसे तो बता ही चुका हूँ लेकिन फिर भी 20 जून से स्टडी IQ के द्वारा एक बैच लॉन्च हो रहा है शाम को 6 बजे। लाइव बैच ये रहेगा UPSC IAS के लिए, PT कम मेंस दोनों का इसमें एक मिक्स्ड अप्रोच के साथ ही चलाया जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा फी क्या है, कितनी है, सिर्फ 18,500 रुपये है। उसके लिए आप सूरज लाइव ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, जैसे कुछ बच्चे करते भी हैं और मैं उनके क्वेश्चन का रिप्लाई भी करता हूँ, तो आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप जो है यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे मेल भी कर सकते हैं और साथ में मैसेज भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, धन्यवाद।